हाय, कैसे हो? गुड आफ्टरनून। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है और आप इस बार कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम और एयरफोर्स का एग्ज़ाम फोड़ने वाले हो। आई एम डैम श्योर यार, अगर आप इस चैनल के साथ बने रहे तो आपकी ये ड्रीम ज़रूर ही सफल होगी, ज़रूर ही पूरी होगी। ठीक है, तो गुड आफ्टरनून, कैसे हो? बढ़िया हो? अच्छे से कर रहे होगे। तो इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन ही कवर करने वाले हैं। फिजिक्स क्वेश्चन ये वन शॉट रिवीजन होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पॉसिबल है वो सब हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहो यार, बने रहो, बिकॉज वी आर डूइंग वेल। हम अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करेंगे भी लाइफ में। ठीक है, तो डोंट बी वरी, लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। अगर वीडियो पर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो। ठीक है, तो हमारा इसी के साथ हम फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं एक बार। द करंट ड्यू टू वन सेल इज नेग्लेजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, ना के बराबर, एकदम कम है। ठीक है, उसको नेगलेक्ट कर सकते हो, नगण्य है टाइप का। ठीक है, तो उसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है। इफ़ द सिंगल सेल इज रिप्लेस्ड, यानी कि जो ये सेल है वन सेल, इसको रिप्लेस करके एक एन नंबर सेल का, यानी कि उसके अंदर एन सेल्स हैं और सेम आइडेंटिकल सेल क्या किया गया, उसके जगह पर प्लेस कर दिया गया, लगा दिया गया। यानी कि कोई ऐसा सेल था, इसके जगह हटाकर कई सारे ऐसे सेल सीरीज कॉम्बिनेशन लगा दिए गए। ठीक है, तो इसको हम पीछे वाले स्लाइड पे चलते हैं एक बार। तो है, देखो कुछ इस टाइप का, ये एक सेल था, इसको हटाकर एन नंबर ऑफ सेल्स लगा दिए गए। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इससे जो करंट फ्लो करेगी वो कितना होगी। उससे पूछ रहा है कि जो सर्किट में करंट होगा वो कितने के बराबर होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। अच्छा, जब भी देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी सेल को जोड़ा जाता है, कोई भी सेल को जोड़ा जाएगा, तो याद रखना उसका वोल्टेज सेम होता है। अगर मान लेते हैं इसका वोल्टेज 2 वोल्ट है, इसका भी 2 वोल्ट है, इसका भी 2 वोल्ट है, इसका भी 2 वोल्ट है, तब क्या होगा, उसका वोल्टेज 2 वोल्ट ही होगा। कब? इन सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि श्रेणी क्रम में क्या होगा कि उसका वोल्टेज सेम होता है, बट करंट क्या होता है, बढ़ता है। जैसे अगर इसका 1 एम्पीयर करंट दे रहा है पहला सेल, सेकंड वाला भी 1 एम्पीयर दे रहा है, ये वाला भी 1 एम्पीयर दे रहा है, एक वाला भी 1 एम्पीयर, तो टोटल कितना एम्पीयर हो जाएगा, 4 एम्पीयर। तो कितने सेल थे, अगर 4 सेल है तो 4 एम्पीयर आए। अगर इस तरह से अगर एन नंबर ऑफ सेल्स होंगे तो कितना होगा, एन एम्पीयर आएगा। ठीक है, यानी कि एन आई हो जाएगा। देखते हैं आप समझ पाएंगे, क्योंकि इसका एम्पीयर कितना था पहले, इसका एक था, आई था, तो इसका भी आई होगा, इसका भी आई होगा, इसका भी आई होगा और इसका भी आई होगा। अगर ये नंबर ऑफ सेल्स होंगे तो क्या होगा, एन आई हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये बाकी सब खत्म हो जाएंगे, नहीं होंगे। ठीक है, ये नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, क्वेश्चन किधर गया। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको जान लेते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होते हैं, आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस। थोड़ी सी राइटिंग खराब है बट एडजस्ट कर सकते हो इतना। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो कोई भी सेल होता है ना, कोई भी सेल, इसके अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल या कुछ अशुद्धियाँ होती है, जिसके कारण इसके अंदर क्या होता है, एक रेजिस्टेंस भी इसके अंदर होता है। इसे क्या कहते हैं हम, कोई भी सेल के अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। हाँ, और इस पर एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, यानी कि उसका जो चेंजेस वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। फर्स्ट क्या होगा, वो साइज़ पर डिपेंड करता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, किस साइज़ का बैटरी होगा, किस साइज़ का सेल होगा, उसी पर डिपेंड करता है। और चार्ज पर डिपेंड करेगा, यानी कि उसके अंदर चार्ज किस टाइप का है उस पर डिपेंड करता है। और उस जो बैटरी की केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उस पर, यानी कि केमिकल के बारे में, केमिकल के प्रॉपर्टीज़ के पर डिपेंड करेगा। अगर मान लेते हैं कोई बैटरी है, उसके अंदर कोई पहले स्टार्टिंग में कुछ दूसरा केमिकल था, अब हमने उसके अंदर कुछ दूसरा केमिकल डाल दिया, तब क्या होगा, उसका इंटरनल डिस्टेंस क्या होगा, दैट विल बी द चेंज हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, और किस चीज़ पर डिपेंड करता है, द एज ऑफ अ बैटरी, यानी कि जो बैटरी और सेल का एज होगा वो उस पर क्या करेगा, उस पर भी डिपेंड करेगा। और किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो याद रखा, किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, साइज पर, चार्ज पर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर, एज पर और टेम्परेचर पर। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, और ये आपको पता है ना, और चीज़ें जान लेते हैं इसके साथ साथ। स्क्रीन शॉट ले लेना यार, नहीं समझ में आए तो। हाँ, बैटरी को जब भी, ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन, दिस इज़ अ सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी। थोड़ी सी बैटरी ख़राब हो गई है मेरी। ठीक है, तो ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। वोल्टेज क्या होता है, हमेशा सेम होगा। और जो इसके अंदर करंट होती है वो क्या होती है, वो इंक्रीज करती है। ठीक है, वो बढ़ती है। कई सारे वोल्टेज को हमने बैटरी को जोड़ देंगे तो हमारा वोल्टेज सेम एंड द करंट विल बी इंक्रीज्ड। ओके, और इसी को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम बैटरी को जोड़ते हैं तब क्या होगा,
ऐसा कुछ, इसके पॉजिटिव पॉजिटिव एक तरफ, माइनस माइनस एक तरफ, ठीक है। तब क्या होगा, इसका जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज चेंज होगा, इंक्रीज करेगा, और जो करंट होती है वो सेम हो जाती है। तो ये आपको पैरेलल और सीरीज़ कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए बैटरी का, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो इसके साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो टू टू आइडेंटिकल वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल आर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि टू डिफरेंट मटेरियल के, यानी कि सेम वायर है और डिफरेंट मटेरियल के हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ है और ये सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं। इफ़ द रेजिस्टिविटी ऑफ, यानी दोनों का रेजिस्टिविटी क्या है, अलग अलग है। एक का D1 है और दूसरे का क्या है, D2 है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। द इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन, यानी कि किसमें कनेक्ट किया गया, सीरीज में। अच्छा बताओ, सीरीज में जब भी रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है तब क्या चीज़ें होती है, आर इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है, ठीक है। इतना तो पता होगा आपको, सीरीज में जब भी रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2। अच्छा अब बताओ, आपको ये फार्मूला ये भी याद होगा, R इक्वल टू रो L बाई ए। तो दिस इज क्या है, रेजिस्टिविटी है, दिस इज रेजिस्टिविटी। और आर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रेजिस्टिविटी के, ठीक है। यानी कि प्रोपोर्शनल है रेजिस्टिविटी के, यानी कि अगर हम आर में कुछ चेंजेस करेंगे तो क्या होगा, ये भी चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आर के जगह पर हम रिप्लेस करके रो लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि जो यहाँ पर आर है, R1 है, इसको जब हम क्या लिख देंगे, D1 लिख देंगे। D1 क्यों, क्योंकि ये रेजिस्टिविटी उसमें डी दिया गया है, तो वहाँ पर हम डी लिखेंगे। तो D1 और इसके जब हम क्या लिखेंगे, D2, ठीक है। तो हमारा जो रेजिस्टिविटी आएगा टोटल, वो कितना आएगा, D1 प्लस D2 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि R किसके प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टिविटी रो के, ठीक है। इसी वजह से ऐसा इसका आंसर आने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। बाबा जी इज गुड। बी फॉर बाबा जी। वैसे बी फॉर क्या होगा, आप कमेंट करके बताएंगे। वैसे जो डिफेंस की लैंग्वेज होती है बी फॉर ब्रावो कहा जाता है, ठीक है। और सी फॉर चार्ली, डी और ए फॉर आप बताएंगे कमेंट करके, ओके। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कौन सही होगा, ये सही हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और जान लेते हैं, जो रेजिस्टिविटी होती है, रो होती है, वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ओनली टेम्परेचर, ठीक है। याद रखना, टेम्परेचर पर ही ओनली डिपेंड करता है को क्या चीज़ है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स अपॉन ओनली टेम्परेचर, ओके। तो याद होना चाहिए आपको। अच्छा, एक और चीज़ें कर लेते हैं इसके साथ साथ इस फार्मूला के द्वारा। तो हमारे पास एक फार्मूला ये पता हो गया, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। तो अच्छा बताओ, अगर हम निकालना चाहें, अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं, सीरीज में दो रेजिस्टेंस को, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया गया, तब उसका फार्मूला क्या होगा। जैसे अगर हम पूछे क्रॉस सेक्शन एरिया दिया गया, पहले तार का, ये फर्स्ट तार है और दूसरे तार का क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है, तो हम पूछे कि अगर इन दोनों को कनेक्ट कर दिया गया सीरीज में, इन दोनों तारों को, तब उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, दैट विल बी द सेम यार, क्योंकि दोनों क्या होगा, ऐसा कुछ देखते हैं कैसे इसका निकालेंगे हम। ऐसा क्वेश्चन पॉसिबल शायद नहीं होगा यार, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो एल फार निकाल सकते हैं, एल का, एल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर के। अगर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल, तो इसका क्या होगा, L1 प्लस L2 हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर टोटल लेंथ निकालना होगा तो L1 प्लस L2 क्या होगा, ये उसका फार्मूला हो जाएगा, अगर इसको सीरीज में कनेक्ट किया गया है, ठीक है। अगर यही पैरेलल में होता तब इसका क्या होता, 1/L1 प्लस 1/L2, ऐसे कुछ कर सकते हैं, हो जाएगा। आई होप इतना बातें मेरी समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि वो भी तो पढ़ना चाहते होंगे बट उनको पता नहीं कैसे पढ़ा जाता है। सो ज्वाइन द डिफेंस जर्नी, यहाँ पर आपको सब चीज़ें पता चलने वाली है, ओके। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर और बाकी सब गलत, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बॉडीज हैविंग मास ऑफ रेशियो, यानी कि मास का रेशियो दिया गया है। हाँ, तो देखते हैं, मास ऑफ रेशियो दिया है, यानी कि मास ऑफ रेशियो दिया गया है, यानी कि M1 रेशियो M2 दिया गया है कितना, 2:3। तो पूछ रहा जब ये फ्री फॉल कर रहा है ऊपर से और उसका हाइट कितनी हाइट से है, यानी कि H1 और H2 का रेशियो दिया गया है कितना, 9:16। तो पूछ क्या रहा है कि जो उसके जब लीनियर मोमेंटम क्या होगा जब वो ग्राउंड को टच करेगा, यानी कि P1 इंटू पी, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो हमें निकालना क्या है, P1 रेशियो P2 हमें निकालना है, क्या होगा। तो P बराबर फार्मूला क्या होता है, M इंटू V होता है, तो M1 हम V1 लिख सकते हैं, और ये रेशियो होता है इसको हम बटा में लिखते हैं, M2 V2 लिख सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। अच्छा अब बताओ, इससे पहले गुड, हाँ इससे पहले ये जान लो आप कि जो वेलोसिटी, हमें फाइनल वेलोसिटी दिया गया है, तो v इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, √2gh होता है। ये कहाँ से आया, कहाँ से आया, यहाँ से आया, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, यहाँ से ये फार्मूला आया।
ठीक है। तो अब बताओ ये जी क्या है, कांस्टेंट है, दोनों के लिए सेम होगा, सेम प्लेस पर है तो जी की वैल्यू भी क्या होगी, और टू वी की कांस्टेंट है, यानी कि वी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, अंडर रूट एच के, यानी कि वी वन इक्वल टू क्या होगा, हम एच वन लिख सकते हैं वी वन का वहाँ पर। तो हम यहाँ पर इसको रिप्लेस करेंगे किससे, ये जो वी वन है इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एच वन हम लिखेंगे। ठीक है, क्यों लिखेंगे अभी पीछे मैंने बता दिया, बातें समझ में आई होगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट एच वन अपान अंडर रूट एच टू। अब सबकी वैल्यू हम रख देते हैं। ठीक है, तो ये कितना दिया था, टू दिया था, और अंडर रूट क्वेश्चन क्या था, हाँ क्वेश्चन यहाँ पर है, और उसका मासेस का हाइट का रेशियो 9, और 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 3 होगा, और इसका कितना दिया था, ये 3 दिया था, और 16 का अंडर रूट कितना होगा, 4 होगा, तो इससे कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, 1/2 आया, यानी कि P1/P2 कितना आएगा, 1/2। ऑप्शन देखते हैं कौन सही है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, सी इज़ सुजबुल पांडे जी सही हो गए। ठीक है, तो सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आई, लीनियर मोमेंटम टच जब करेगा तो क्या होगा, टच जब करे, अच्छा आप ये चीज़ें बता सकते हो, जब ग्राउंड को टच करेगा कोई भी बॉडी तो क्या होगा, उसकी सारी जो एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी वो किस किस चीज़ में चेंज हो जाएगी, ये आप कमेंट कर बताओगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। जो काइनेटिक एनर्जी होगी जब ऊपर से, तो धम से आवाज़ आएगी, आवाज़ तो आएगी जब गेंद कोई भी चीज़ ऊपर से गिरेगी, तो आपको ये बताना है कि किस किस रूप में चेंज हो गई काइनेटिक एनर्जी, हमारी जो ऊपर से काइनेटिक एनर्जी मिली थी उस बॉल को, वो किस किस कौन कौन से टाइप की एनर्जी में चेंज हो गई, तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर नाइक्रोम एंड ग्लास एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पर हमें क्या चीज़ें पता चलती है, रूम टेम्परेचर क्या होता है, दैट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस इज रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है। ठीक है, तो अब हमें पता करना है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का काम क्या, करंट को रोकना, करंट किस में ज़्यादा रुकेगी, अच्छा बताओ ग्लास में करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, ग्लास की सबसे ज़्यादा होने वाली है। अच्छा सिल्वर क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, अगर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो क्या होगा, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होगी, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी को इतना तेज़ी से फ्लो कर पा रहा है, तो इसका सबसे कम होगा और इसका सबसे ज़्यादा होगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं, ये ऑप्शन सही है, सिल्वर सबसे आगे, सिल्वर सबका रेजिस्टिविटी सबसे कम, नाइक्रोम का थोड़ा सा ज़्यादा, ग्लास का सबसे ज़्यादा, हाँ ऑप्शन ए सही है, और बाकी सब बेकार, सब बेकार, एक ही सरदार और बाकी सब बेकार। ठीक है यही सरदार बना है, ए फॉर एप्पल ठीक है, एप्पल आपको याद है, ABCD याद है आपको, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल ठीक है, आपको याद होनी चाहिए, वैसे नहीं याद हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये याद होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, मजाक कर रहा था वैसे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कौन सा होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, सिल्वर का रेजिस्टिविटी सबसे कम और ग्लास का सबसे ज़्यादा, नाइक्रोम बीच में बेचारा रह गया, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज अ न्यूमेरिकल, सो डोंट बी वरी व्हेन डिफरेंस जर्नी इज हियर यार। ठीक है, सो अगला क्या है, कहा है कि एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ड्रॉ 4 एम्पियर फ्रॉम 230 वोल्ट की सप्लाई जब दी जाती है तब क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस से 4 एम्पियर की करंट को लेता है, ले रहा है 4 एम्पियर की, जब 230 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, कह रहा है आगे, व्हेन द सेम अप्लायंस इज कनेक्टेड टू द 110 वोल्ट, जब इसको इसकी वोल्टेज को कम कर देगा तब ये कितना करंट को ड्रॉ करेगा, खींचेगा। तो अच्छा ये जो अप्लायंस है ये तो दोनों सेम है, आपको ये पता होगा, ये अप्लायंस और जो अगली बार अप्लायंस को जोड़ा जाएगा, जो ये उपकरण है, ये पहला उपकरण और ये भी उपकरण दोनों सेम है, तो क्या होगा, दोनों का रेजिस्टेंस तो सेम ही होगा, रेजिस्टेंस तो चेंज होने वाला नहीं। ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ टेम्परेचर कोई चेंज नहीं किया, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, दोनों का सेम होगा, तो हम दोनों का रेजिस्टेंस ही सेम करने वाले। तो V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू IR, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू V अपान I हो जाएगा। आपको इतना समझ में आ रहा है, तो R इक्वल टू क्या होगा, V अपान I हो जाएगा। अगर R सेम है, भले ही वोल्टेज अलग अलग है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, तो R सेम है तो दूसरे के लिए हम निकाल लेते हैं R V2 अपान I2। ठीक है, ऐसे तो कर सकते हैं, तो दोनों को हम सेम कर देते हैं, तो क्या होगा, V1 अपान I1 बराबर V2 अपान I2। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख लो, V1 कितना दिया था, 230 दिया था, I2 कितना दिया था, 4 एम्पियर था I1, और यहाँ पर 110 वोल्ट, तो हमें I2 निकालना है, तो कितना हो जाएगा, ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो होगा I2 इक्वल टू कितना होगा, 44 अपान, हाँ 44 होगा, 44 I2 इधर जाएगा, हाँ 44 अपान 23। तो इसको जब हम हल करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 1 टाइम जाएगा, और ये कितना होगा 1 बार, ये शायद 9 टाइम्स, देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा, हाँ
हाँ, इसको आपको क्लोजली थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आपको पूरी एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी तभी, क्योंकि देखो बहुत ही क्लोज आंसर दिए हैं, आप इसको ऐसे ही एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो वैसे इसका आंसर क्या होगा, डी सही होगा। इसको आप हल कर लेना, डी इज़ द करेक्ट आंसर। वैसे मुझे पता था ये पहले से ही, बस आपको पढ़ाना था तो ऐसा करना पड़ा। ठीक है, तो डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और बाकी सब बहुत ही क्लोज आंसर। जब भी आपको क्लोज आंसर देखने को मिले ऑप्शंस, आप क्या करेंगे, पूरे अच्छी तरह से कंफर्म हो जाए तभी आप ऑप्शन क्लिक करो, नहीं तो खेला हो जाएगा भाई। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी की बात हो ही गई है तो और चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है, अभी कट नहीं रहा है, चलो छोड़ो। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो गई तो एक चीज़ और जान, किलो वाट आवर। किलो वाट आवर किस चीज़ का यूनिट है, एनर्जी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, एनर्जी का यूनिट है। ठीक है, किलो वाट आवर इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का यूनिट है। और बस किलो वाट पूछा जाए तभी इसका किसका यूनिट है, दिस इज अ यूनिट ऑफ पावर। किलो वाट इज अ यूनिट ऑफ पावर एंड किलो वाट आवर इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। सो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार इसको कंफ्यूज कर देता है, आप ऑप्शन से कंफ्यूज हो जाओगे कभी कभी, इसीलिए इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। और 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है, 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है, याद रखना। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। क्या चीज़ है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू द 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ओके, तो इतना चीज़ें आपको याद। एक चीज़ और जान लो, अगर हम रेजिस्टेंस, कोई भी कंडक्टर है, अगर उसके अंदर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे दैन करंट विल बी डिक्रीज्ड। क्या होगा, करंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, करंट डिक्रीज करता है। ठीक है, क्यों करता है, क्योंकि करंट को रोकने का काम ही करता है ये। यही एक बदमाश लड़का है जो करंट को रोकता है। बेचारा करंट कितना अच्छा था और ये इसको रोक रहा था। चलो कोई नहीं, रोकने दो, काम है इसका। तुम अपना काम करते रहो बस। ठीक है, काम करते रहो, सफलता मिलेंगी यार, डोंट बी वरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ टू बल्ब, वन ऑफ 200 वाट एंड अदर ऑफ 100 वाट आर कनेक्टेड इन सीरीज, और इसको 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया सीरीज में, देन द बल्ब, कौन सा ज़्यादा ब्राइटनेस ज़्यादा होगा किसका। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल है, तो पाकिस्तान वाले कहते हैं ना कि घबराना नहीं है। सो आपको भी ये क्वेश्चन देखकर पाकिस्तान, अपने बेटे की याद आनी चाहिए। पाकिस्तान अपना बेटा ही ना, वैसे ही चीज़ है, तो उसकी याद आनी चाहिए आपको। तो अब इसको क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, वो सब बात की बातें करेंगे, बातें बहुत सारी। ठीक है, तो ये चीज़ें बात की बातें इसको करते हैं पहले। तो जिसका पावर क्या है, 100 वाट वाला है और एक 200 वाट का है, तो एनर्जी कंज्यूम कौन ज़्यादा करेगा, ये करेगा। और ये क्या करेगा, कम है, यानी कि कम एनर्जी पर ही क्या करेगा, ये ज़्यादा तेज़ी से चलेगा। इसको कम भी एनर्जी दे दो, कम खाना दे दो, खुश रहेगा, अच्छे से काम करेगा। लेकिन इसको क्या चाहिए, ये 200 वाट वाला है और ये 200 वाट वाला है, तो इसको क्या चाहिए, इसको कम खाना चाहिए, इसको ज़्यादा खाना चाहिए। अगर इसको ज़्यादा खाना दिया जाएगा तभी ये खुश रहेगा, नहीं तो ये रोएगा, रोएगा। ठीक है, अगर इसको कम ही खाना पर क्या करेगा, इसको ज़्यादा मज़ा आएगा, शांत रहेगा अच्छे से। तो ज़्यादा ब्राइटनेस किसके पास होगी, इसके पास ज़्यादा ब्राइटनेस होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये, इसको जितना एनर्जी चाहिए था उतना मिल रहा है तभी ये ब्राइट करेगा, लेकिन इसको जितना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है, इसलिए क्या करेगा, ये ज़्यादा अच्छे से ब्राइटनेस के साथ चलेगा। कौन सा, 100 वाट वाला। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछेंगे, कंफ्यूज करने के लिए आपको दे देता है एग्जाम में कि 200 वाला ज़्यादा ब्राइटनेस होगा कि 100 वाट वाला, उससे कम वाला। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हमेशा सही होगा, हमेशा कम वाला ज़्यादा ब्राइट होगा। क्यों, क्योंकि उसके एनर्जी पर्याप्त मिल जाएगी, इससे ज़्यादा ही मिलेगी। इसको जितनी चाहिए था उतना नहीं मिल रहा था, इसलिए कम जल रहा था, और इसको जितना चाहिए था वैसा ये इसको मिल जाएगा, तो ये ज़्यादा ब्राइटनेस करेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम। अच्छा, बल्ब का चीज़ें याद आ गई तो बल्ब के बारे में कुछ जान भी लेते हैं। ठीक है, तो क्या जानेंगे, बहुत कुछ, बहुत कुछ, क्या, बहुत कुछ। हाँ, इसको भी गायब ही कर देते हैं, तो इसका आंसर सही है वैसे ये ऑप्शन। हाँ, बल्ब का जो फिलामेंट होता है, जो ये सब बल्ब है, ये बल्ब का फिलामेंट होता है, ये किस चीज़ का बना होता है, दैट इज़ टंगस्टन। टंगस्टन का सिंबल क्या होता है, दैट इज़ डब्ल्यू। डब्ल्यू इज़ द सिंबल ऑफ टंगस्टन। टंगस्टन ही क्यों यूज किया जाता है, टंगस्टन ही क्यों यूज किया जाता है, बिकॉज इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और इसका जो क्या होगा, रेजिस्टेंस होता है वो भी हाई होता है। ठीक है, दोनों अगर हाई होगा तभी तो ये बल्ब, हाँ, जलता है। और बल्ब के अंदर जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, जो फिलामेंट वाले होते हैं, उसके अंदर कौन सी गैसेस भरी होती है, दैट इज़ द नोबल गैसेज होती है। नोबल गैस में नाइट्रोजन, आर्गन, ये सब जो कम क्रियाशील है। नहीं तो क्रियाशील ज़्यादा होगी, ज़्यादा एक्टिव होगी, तो क्या होगी, इसके साथ रिएक्ट करके इसको पिला देगी। जो फिलामेंट टंगस्टन का है, इससे रिएक्शन करवा कर कोई अदर के जो रिएक्टिव गैस है जो पिला देगी इसको, इसीलिए इसके अंदर क्या भरा जाता है, नोबल गैसेज या कम क्रियाशील गैसेज को भरा जाता है। ठीक है, वैसे नाइट्रोजन होता है उसके अंदर। अगर आर्गन भरेंगे तो एक बल्ब
जो 10 रुपये का मिलता है वो मिलेगा 1000 रुपये का, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगी होती है आर्गन, इसीलिए नाइट्रोजन भरा जाता है। नाइट्रोजन हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में है। कितना है? 78% हमारे अंदर, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है? 21%, याद रहेगा। ऑक्सीजन कितना है? एंड नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन कितना है? 21% O2। अच्छा, ओजोन आपका नाम सुना, ओजोन का फार्मूला क्या होता है? O3, ठीक है, O3। ओजोन कौन से रे से हमारी रक्षा करता है? दैट इज़ यूवी रे, अल्ट्रा वायलेट रे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो सकते हैं जो मैंने आपको बता दिया। वैसे आप कई चीज़ें जानते भी होंगे, बट मेरा काम क्या है एज ए टीचर? पढ़ाना, आपको अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करना जिससे आप अपने ड्रीम को कर पाए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज आर ओ इफ़ इट इज़ मेल्टेड एंड स्ट्रेच्ड इन द एंड टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ। कह रहा है कि देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सो डोंट बी वरी, ओनली रिमेंबर द डिफेंस जर्नी, ओके। सो क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले, जानने से पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। देखो यार, जब भी एक वायर है, ठीक है, दिस इज़ अ वायर, इसमें करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो ये अगर वायर को मेल्ट करके इसी सेम वायर को स्ट्रेच किया गया, इसकी लंबाई पहले इतनी थी, अब इसकी लंबाई और बढ़ा दी गई, तब क्या होगा? इसको स्ट्रेच किया गया है ना, तो इसके अंदर कुछ चीज़ें, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है क्या होगा? वो चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब भी इसको स्ट्रेच किया जाएगा तो उसका, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो रहा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? हमेशा इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो इस पर जब क्वेश्चन होंगे, जब भी ये सेम तार को स्ट्रेच किया जाएगा, तो आप एक रिलेशन याद रखेंगे, जो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ का स्क्वायर। जो आर किसके स्क्वायर होगा? लेंथ के स्क्वायर का होगा। कब कंडीशन होगा? जब इसको उसी सेम तार को स्ट्रेच किया गया, खींच दिया गया, तब ये आर स्क्वायर होता है। अगर इसका रेडियस दिया गया है तो जो आर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना होगा? जो रेडियस के 4 पावर के बराबर होगा। ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, याद रहेगी, आई होप आपको याद रहेंगी। और एक चीज़ और है, हाँ एक चीज़ और है, वो भी जान लेते हैं, ठीक है। क्या चीज़ें हैं इसे साइड में ही, हाँ, अगर ये दो अलग अलग मटेरियल है, ये R1 R2 ऐसा कुछ दो अलग अलग मटेरियल है, तब इसके अंदर क्या चीज़ होगा? जब ऐसा कुछ कंडीशन लागू नहीं हो रहा, अप्लाई नहीं हो पा रहा है कि उसी तार को खींच रहे हैं, तब क्या होगा? जो R डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसके होता है? L के इक्वल होता है। जो R डायरेक्ट प्रोपोर्शन कितने होगा? R स्क्वायर के। अगर रेडियस दिया गया तो R स्क्वायर होगा। कब होगा? जब दोनों अलग अलग तार होंगे, ठीक है। और सेम तार को जब स्ट्रेच किया जाएगा, जब स्ट्रेचिंग होगी तो आपको ये कंडीशन याद रखेंगे, और जब स्ट्रेचिंग नहीं होगी तो आपको ये कंडीशन याद रखेंगे, ठीक है। तो कन्फ्यूजन आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन इज दिस, हाँ तो पढ़ते हैं। तो इसको स्ट्रेच किया गया है, दिखाई दे रहा है, स्ट्रेच लिखा है, तो स्ट्रेच किया गया होगा तो क्या होगा? जो रेजिस्टेंस होगा क्या होगा? जो आर होगा, एन टाइम्स स्ट्रेच किया गया तो आर, किसको? लेंथ को किया गया है ना, हाँ लेंथ है, ठीक है। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टार्टिंग में एल के स्क्वायर था, अब क्या गया? जो आर हो किसके हो जाएगा? एन एल होगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? एन स्क्वायर और एल स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि पहले के कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस? ये पहले इसके बराबर था, यानी जो आर था वो एल स्क्वायर के बराबर था, तो इसके जब हम क्या लिख देंगे? आर लिख देंगे, तो एन स्क्वायर आर के बराबर हो जाएगा। बातें नहीं समझ में आई? तो ये ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। एन स्क्वायर आर इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, पता है आपको। सो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, रेजिस्टेंस किस चीज़ पर डिपेंड करता है? किस चीज़ पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? चलो इसको भी जान लेते हैं ठीक है। सो डोंट वरी, करना है। जो आर होता है, फार्मूला क्या होता है? रो एल बाई ए। तो किसी पर डिपेंड करेगा? दैट विल डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी पर से डिपेंड नहीं करता है, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, सो इट डजंट डिपेंड ऑन द रेजिस्टिविटी। और एक चीज़ और चीज़ों पर डिपेंड करता है, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस होता है। अच्छा बताओ, ये अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा? भी इंक्रीज होगा। किस चीज़ के लिए? मेटल के लिए, ठीक है। मेटल के लिए क्या होगा? अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। अगर नॉन मेटल है या सेमीकंडक्टर है कोई भी, तो उसमें क्या होगा? अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं हम तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। इसमें उल्टा होता है। लेकिन मेटल में क्या होता है? मेटल कोई भी कंडक्टर होगा, उसका अगर टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा? रेजिस्टेंस विल बी आल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो रेजिस्टेंस भी बड़ा हो जाएगा। इतना चीज़ आपको याद रहेगी, आई होप रहेगी, बिकॉज करने वाले आप चीज़ें बहुत चीज़ें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। कह रहा है एक सर्टेन स्पेस क्राफ्ट है, ठीक है। अ सर्टेन स्पेस क्राफ्ट इज यूज टू ट्रांसपोर्ट एस्ट्रोनॉट फ्रॉम ISS। ISS क्या होता है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ISS,
ISS इज़ ए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो अर्थ सरफेस से कितना है 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। इसके अंदर करते क्या है, लोग रहते हैं, मज़ा करते हैं, अरे नहीं मज़ा नहीं करते, जस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वहाँ की कंडीशन पर क्या चीज़ें कैसी होती है, ठीक है। तो ऊपर से पृथ्वी को ऑब्जर्व करते हैं और बहुत चीज़ें वहाँ पर रहने का फ़ायदा भी होता है, जिससे हमें बहुत चीज़ें डाटा पहले ही पता चल जाती है। वैसे सैटेलाइट से भी पता चलती है, बट जो हमारे जो ब्रह्मांड है, हमारा जो स्पेस है, उसके अंदर जो हलचलें होती है वहाँ से देखना आसान होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल ही खत्म हो जाता है। अगर जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो खत्म हो जाएगा तो हमें चीज़ें अच्छी दिखाई देती है, साफ साफ दिखाई देती है, इसीलिए वहाँ पर बहुत चीज़ें एक्सपेरिमेंट कंडक्ट की जाती है। तो वो सब छोड़ो, हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन क्या है, अ सर्टेन स्पेस क्राफ्ट इज यूज टू ट्रांसपोर्ट एस्ट्रोनॉट फ्रॉम टू ISS टू अर्थ, ठीक है। और क्या करें, द स्पेस क्राफ्ट इज डिजाइन टू हैव 3 लेवल्ड, यानी कि 3 पार्ट का है। पहला पार्ट का जो मास इतना है, सेकंड पास का इतना, सेकंड और थर्ड पार्ट का इतना है रिस्पेक्टिवली। अगर कह रहा है कि व्हेन द स्पेस क्राफ्ट इज लॉन्च टू एग्जस्ट प्रोड्यूस अ फोर्स ऑफ इतना न्यूटन, यानी कि इतना न्यूटन का ये फोर्स को एग्जर्ट कर रहा है, लगा रहा है किस पर, स्पेस क्राफ्ट पर। तो पूछ रहा है कि उसका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पूछ रहा है कि जब वो कितने एक्सेलरेशन के साथ लीव करेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं आइसिस को कैसे लीव करते हैं, छोड़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। हमें उसका जो मासेस दिया है सभी का 3 पार्ट में, तो सभी तीनों एक साथ ही जाने वाले हैं, ठीक है। तो तीनों का हम कंबाइंड मास निकाल लेते हैं। एम इक्वल टू कितना था पहला, कितना था 1200 और 1200 था, और प्लस 350 प्लस 200 2800 था, ठीक है। तो सारा को हम जोड़ेंगे तो यही हो जाएगा 4000 और 7150 kg होगा। कैलकुलेशन फास्ट करो यार, क्योंकि इससे बहुत चीज़ें फ़ायदा हो जाती है। और क्या दिया था, फोर्स की वैल्यू दिया था F इक्वल टू कितना दिया था, 1430 न्यूटन का फोर्स। अब फार्मूला हम लगाते हैं, ए की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या कर, एफ बाई एम होता है फार्मूला, एफ बराबर एम एस है, ये एम है, ठीक है। एफ की वैल्यू कितना थी 430 अपान एम कितना था 0। अब बताओ यहाँ पर इसकी ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। सारी वैल्यू एक से ज़्यादा है, एक वैल्यू एक से कम है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्यों होगा, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू एक से कम ही आने वाली है, यानी कि एक से क्या होगा, कम होगा। अगर वन से एक से वैल्यू कम होगी तो बाकी सब में एक से ज़्यादा है, ठीक है। बाकी सब में एक से ज़्यादा है तो क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 0.2 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन के साथ वो उसको लीव करेगा ISS को, वो जो इसकी स्पेस क्राफ्ट है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, इससे पहले और चीज़ जान लेते हैं। आप ये तो बता सकते होंगे, ज़रूर आपको पता होगा आई थिंक, जो हमारा PSLV है, GSLV, GSLV पता है ना क्या होता है, GSLV, GSLV क्या होता है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च, इस तरह से आप PSLV का फुल फॉर्म बताएंगे। ये क्या है, जो हमारा लॉन्चिंग होती है ना, इसरो की लॉन्चिंग होती है ना, इसी के थ्रू की जाती है। यही क्या है, रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है। रॉकेट लॉन्चर नहीं, खुद लॉन्चिंग सिस्टम है, ठीक है। एक पूरा रॉकेट है, ठीक है, इसके द्वारा हम लॉन्च करते हैं अपने मिशंस को स्पेस में, इसरो करता है, ठीक है। तो आप ये बताओगे कि इसरो का जो स्थापना हुआ था, कब इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, ये आप कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है। और GSLV का सबसे हाई कैपेसिटी वाला लॉन्च व्हीकल कौन है, Mark 3, GSLV Mark 3, ठीक है। GSLV Mark 3 इज द हाई कैपेबल लॉन्च व्हीकल टू द जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है। अच्छा, जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होती है, जियो जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होती है वो अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट पर इस्टेब्लिश की जाती है, क्या होता है, 36,000 किलोमीटर की हाइट पर क्या किया जाता है, उसको लगाया जाता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स को, ठीक है। और इसका जो रोटेशन होता है, जो अर्थ का अपने चक्कर पर रोटेट करे, ये हमेशा एक जगह पर फोकस रहती है। जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स होती है वो हमेशा एक ही पॉइंट पर फोकस करती है। और इनका जो परिक्रमण काल होता है, जो रोटेशन जो पीरियड होता है, वो क्या होता है, जो अर्थ का रोटेशन उसी के इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि कितना होगा, 24 आवर्स का रोटेशन पीरियड होता है किस चीज़ का, जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स होती है उनकी, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको पता होनी चाहिए और याद कर लेना, और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट थोड़ी सी राइटिंग ख़राब है, सो मैनेज करो यार इतना, ठीक है, कोई नहीं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if a lift is moving with a constant acceleration a in the upward direction, then the force applied by the mass on the floor of lift। अच्छा, लिफ्ट में तो आप बैठे ही होंगे, जब ऊंचाई से आती है तो आपकी क्या क्या होती है, हालत ख़राब होती है। जब ऊपर से नीचे आता है तो क्या होता है, हालत ख़राब होती है, लग रहा है कि जैसे गिर रहे हैं। जब ऊपर से नीचे आती है तो क्या होता है, लग रहा है कि गिर रहे हैं। जब ऊपर जाती है तो हमारा वेट बढ़ता है। अगर वेट कब बढ़ेगा, वैसे वेट का फार्मूला क्या होता है, W इक्वल टू एम जी।
एम क्या होता है, मास इज कांस्टेंट, ये कभी चेंज नहीं होता। चेंज किस में आता है, जी में। अगर जी में चेंजेस आएगा तभी तो वेट हमारा बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। तो कब क्या होता है, जैसे आप जो मेले में चरखी लगाए जाते हैं ना, जो इसमें लड़के बैठकर वो अप डाउन करते हैं, मज़ा लेते हैं, तो आपने इस पर बैठा होगा तो आपने ज़रूरी फील किया होगा कि जब इस जगह पर होगा, जब ये ऊपर की ओर जा रहा होगा, तब आपको उतना डर नहीं लगता, डर नहीं लगता। जैसे ये नीचे आने वाला होता है, तब क्या होता है, आपकी पैंट गीली हो जाती है, ठीक है। सो इसको कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे ये मेरा चरखी, मैं इसको चला रहा हूँ, तो जब इस जगह पर होगा, इस पॉइंट पर, तो आपको सब नॉर्मल फील होता है, कोई दिक्कत नहीं होता। बट जैसे कुछ अजीब फील होता है, बट उतना समझ में नहीं आता। लेकिन जब ऊपर से नीचे आने वाला होता है, तब आपकी पैंट गीली हो जाती है, हालत ख़राब हो जाती है, चिल्लाने लगते हैं। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर हमें वेट का फार्मूला क्या होता है, एम जी होता है ना। एम जी इज़ द फार्मूला ऑफ वेट। तो जी की वैल्यू में चेंजेज आते हैं। कब क्या चेंजेज आते हैं, जब हम ऊंचाई पर जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। तो यहाँ पर हमारा वेट बढ़ेगा, जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, वेट बढ़ेगा। और जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो हमारा वेट घटेगा, डिक्रीज़ करेगा, और ये तो बढ़ेगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं, जो हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो एम ए सेम रहेगा, एम ए तो नहीं आने वाला, ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब क्या होगा, इन दोनों ऑप्शन में, तो इसमें जी की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पर कम हो रही है, तो ये कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, इस एक्सेलरेशन के साथ। जब एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जब जाएगा तो उसका वेट बढ़ेगा, तो वेट बढ़ेगा तो क्या होगा, जी की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, यानी कि जी के साथ क्या होगा, उस एक्सेलरेशन की वैल्यू भी ऐड हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अच्छा ये बताओ, एक चीज़ और जान लो इसके साथ साथ, ठीक है, एक चीज़ और जान लेते हैं। अगर ये जो एक्सेलरेशन ये दिया गया है, अगर ये एक्सेलरेशन होता ही ना, तब क्या होता, अगर ऊपर जाता कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता ही ना, एक्सेलरेशन ही नहीं, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होती, तब जो वेट होगा वो चेंजेस होगा कि नहीं, उसका वेट नहीं चेंज होगा, जो उसका वेट है वो सेम रहने वाला है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर मान लो कंडीशन में कोई अगर लिफ्ट फ्री फॉल कर रहा है, ऊपर से नीचे डायरेक्ट गिर रहा है, तब उसका उसके अंदर जो आदमी होगा उसका वेट कितना होगा, क्या होगा, वेट जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्री फॉल होगा कंडीशन, तो जी की वैल्यू जीरो। अगर जी की वैल्यू, फार्मूला क्या होता है, एम जी होता है, अगर जी की वैल्यू जीरो हो गई तो उसका पूरा वेट ही क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन मास क्या होगा, वो कांस्टेंट होता है, वो कभी भी किसी भी स्थान पर चेंज नहीं होता। क्या चीज़, मास, ठीक है। मास इज फ्री फ्रॉम एनी कंडीशन, ओके। सो आपका एक क्वेश्चन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि जो एक वाई डज ए क्रिकेट प्लेयर होल्ड अ फास्ट अप्रोचिंग बॉल बाय पुलिंग हिज हैंड्स बैकवर्ड। जो फास्ट अप्रोचिंग बॉल होती है, क्रिकेट प्लेयर जब उसको कैच करते हैं तब वो क्या चीज़ करना चाहते हैं, ठीक है, क्यों ऐसा करते हैं, तो क्यों ऐसा करना चाहते हैं मज़ा करते हैं उसको, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि बॉल कैन कम टू रेस्ट, वो तो ठीक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बॉल कैन रिमेन द क्विक स्टेट, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दे में नीड टू एग्जर्ट द लेस फोर्स, नहीं, ऐसा पीछे करेंगे तो लेस फोर्स तो एग्जर्ट नहीं होगा, ऐसा कुछ कंडीशन, तो यही सही होगा। ही मे गेट टाइम, ऐसा क्यों होता है, आपने इम्पल्स का नाम सुना होगा, इम्पल्स, आवेग, इम्पल्स, ठीक है, इम्पल्स का नाम सुना होगा। इम्पल्स क्या होता है, एफ इंटू टी होता है। अगर हम टी की वैल्यू बढ़ाएंगे, यानी कि जितना ज़्यादा हम उसको रोकने में टाइम लेंगे, देन फोर्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा, यानी कि हमें चोट कम लगेगी। इसीलिए क्या करते हैं, वो हाथ को पीछे लेकर आते हैं। जैसे ही मान लेते हैं ये बॉल है, जैसे ही हाथ के कांटेक्ट में आई, अब क्या करेंगे, हाथ के कांटेक्ट में आई तो रुकना स्टार्ट करेगी, ठीक है। जैसे ही रुकना स्टार्ट करेगी तो क्या होगा, जितनी ज़्यादा वो टाइम के साथ पीछे करेगा, क्या होगा, उसके जो हाथ पर चोट लगेगी और कम लगेगी, और कम चोट लगेगी तो कैच भी होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। सो इसीलिए जो क्रिकेट प्लेयर होते हैं वो अपने हाथ को पीछे रखते हैं, बट उनको पता नहीं होता यहाँ पर भी फिजिक्स काम कर रहा है, ठीक है। वहाँ पर भी फिजिक्स काम करता है, हर जगह फिजिक्स है भाई। बस आप फिजिक्स पढ़ो, आपको हर जगह फिजिक्स से फिजिक्स दिखाई देने लगेगा, आप फिजिक्स मैन बन जाओगे फिजिक्स वाला की तरह, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो इसका ऑप्शन कैसे होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर, टग ऑफ वॉर क्या होता है, जैसे इधर भी आदमी, इसको देख करते हैं अच्छे से, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, जिस जो अंधे लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना वो भी पढ़ पाए, इसीलिए ऐसा किया गया वैसे कोई अंधा नहीं है, बट उनको कम दिखता है कई चीज़, कई लोगों को। सो उनके जो कन्वीनियंस है उसके लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है। सो कोई नहीं, देखते हैं। इन अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर क्या है, जैसे एक रस्सी होता है, इधर से कुछ लोग खींचते हैं और इधर से कुछ लोग खींचते हैं, इधर की और इधर की, तो इसी को टग ऑफ वॉर कहा जाता है। कह रहा है कि
एक इक्विलिब्रियम स्टेट में, यानी कि इधर से भी सेम फोर्स, इधर से भी सेम फोर्स, ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, ना इधर की ओर आप मूव कर रहे हैं ना इधर की ओर मूव कर रहे हैं। इसी को क्या कहा जाता है? इक्विलिब्रियम स्टेट कहा जाता है, ठीक है, कंडीशन में। तो कह रहा है कि जो रोप पर फोर्स, वो टीम पुल द फोर्स अप, यानी कि दोनों टीम इस फोर्स के साथ खींच रही है, यानी कि इधर से भी 10⁴ न्यूटन अप्लाई हो रहा है, इधर भी कितना हो रहा है? 10⁴ न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि जो टेंशन ऑन द रोप, इन द रोप क्या होगा? अच्छा ये बताओ, अगर ये इसको खींच रहे हैं इधर 10⁴ से, ये भी इसको 10⁴, तो इधर भी फोर्स कितना होगा? सेम ही टेंशन होगा, सेम ही तो होगा। ये नहीं कि इधर ज़्यादा हो, ये इधर खींच रहे हैं तो ये दोगुना हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या होगा? इसका जो फोर्स होगा इस पर सेम होगा। थोड़ा सा सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सही होगा 10⁴ ही न्यूटन होगा। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। बातें समझ में आई? आई होप समझ में आई होगी, ठीक है। तो कोई नहीं, जो चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉरी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ए बॉक्स ऑफ मास 5 kg मूविंग एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, स्टॉपिंग फोर्स 2 सेकंड तक लगाया जाता है, तो उसकी वैल्यू फोर्स की क्या होगी? अच्छा, आपको न्यूटन का सेकेंड लॉ तो याद होगा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। वो क्या करता है? जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम के, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ये आपको फार्मूला सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसी पर एक क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। कैसे होने वाला है अभी कर कर देख लेते हैं। एफ इक्वल टू क्या होगा? एफ की वैल्यू क्या होगा? एम डेल्टा वी होगा अपॉन टी होता है। जो पी होता है ना, पी क्या होता है? मोमेंटम होता है, मोमेंटम अपॉन टाइम होता है। तो मोमेंटम का फार्मूला क्या हुआ? ये हुआ ना, एम इंटू डेल्टा वी, ठीक है। तो एम की वैल्यू कितना दिया है? एम की वैल्यू इज़ 5 kg। और ये बताओ, अगर ये यहाँ पर देखो, ये 10 मीटर पर सेकंड है, और बाद में क्या है? स्टॉपिंग फोर्स उसको स्टॉप कर ही देगा, तो लास्ट में जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर चेंज कितना आया? 10 का आया, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर एम की वैल्यू 5 और 10 की वैल्यू, डेल्टा वी की वैल्यू 10, और टाइम कितना दिया था? 2 सेकंड, ठीक है। इसको हम कैंसिल करें तो 5 आंसर आया, तो 25 आंसर हो जाएगा। 25 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। सो आंसर इज टी, टी इज़ द करेक्ट आंसर, हो जाएगा। तो इसके साथ साथ और भी चीज़ें जान लेते हैं। क्या चीज़ें? जैसे क्या होता है चीज़ें, क्या चीज़ें जानेंगे? देखो, हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझेंगे, क्योंकि मोशन की बात की गई तो हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों समझ लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किस चीज़ को डिफाइन करता है? दैट्स डिफाइन फोर्स, फोर्स को डिफाइन करता है, ठीक है। सेकेंड क्या करता है? इसी का मैग्नीट्यूड दे देगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब उसका मान देता है। थोड़ी सी राइटिंग खराब है बट मैनेज, ओके, मैनेज करो। मैग्नी एम एम जी एन आई, एम ए जी एन आई, सॉरी फिर से एक बार लिखते हैं, कंफ्यूज हो गए। ओके, सो लिखते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड देता है किस चीज़ का? फोर्स का मैग्नीट्यूड देगा। और थर्ड क्या होता है? एक्शन, रिएक्शन, एक्शन, ठीक है, एक्शन वाला। एक चीज़ और जान लो इसके साथ साथ, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो किस चीज़ का नियम है? इनर्शिया का नियम है। जो जड़त्व तो है, इनर्शिया का लॉ है, ठीक है। और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? मैग्नीट्यूड किस चीज़ का? एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन का, इसको मोशन कहा जाता है, एक्सेलरेशन का लॉ का है, सॉरी, एक्सेलरेशन का ये लॉ है, ठीक है। द लॉ ऑफ एक्सेलरेशन इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और द लॉ ऑफ इनर्शिया इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और थर्ड लॉ इज काउंटर फोर्स लॉ। ये भी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। काउंटर फोर्स का ये नियम है, काउंटर फोर्स लॉ इज़ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये इतनी बातें आपको पता थी, अगर नहीं पता थी तो इस वीडियो को लाइक करो, ओके। सो देखते हैं, हाँ, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ वैलिड फॉर, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ अभी क्या होता है? इनर्शिया, और इनर्शिया को ही डिफाइन करते हैं। तो हमेशा ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर ही काम करता है, ठीक है। हमेशा ये इनर्शियल फ्रेम पर ही काम करेगा। कौन सा? न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, दैट ऑलवेज वर्क्स ऑन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके। तो आपकी चीज़ें याद होनी चाहिए। सेकंड लॉ भी जान ली, तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा? ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले जाने से पहले मैं कुछ अंधों का सहारा कर देता हूँ। जो चश्मे वाले हैं ना, सारी बुरा मत मानना, बट यू आर अंधे यार। ओके, तो सहारा कर दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन।
क्वेश्चन क्या है, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज स्लाइडिंग ऑन द फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस ये वर्ड आपको नोट कर लेना है। फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल, ऐसा कोई टेबल इस पर कोई ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द वेलोसिटी मूव द सेम वेलोसिटी। कौन सा फ्रिक्शन लेस, यानी फ्रिक्शन जब लेस होगा तो वहाँ पर जो एनर्जी होगा वो चेंज नहीं होगा। एनर्जी चेंज होने का मतलब क्या है, जो अगर ये यहाँ पर फ्रिक्शन लेस होती है लगातार मूव होती रहेगी। जो हमारा न्यूटन का जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो इनर्शिया को डिफाइन करता है। इनर्शिया क्या है, वही चीज़ तो है, अगर कोई वस्तु कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रही है तो वो तब तक मोशन करती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दिया जाए। तो यहाँ पर भी क्या है, सेम कंडीशन है। तो फ्रिक्शन लेस होगा तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, तो लगातार उसी तरह से चलती रहेगी। तो यहाँ पर अगर उसी सेम वेलोसिटी के साथ बने रहना है तो क्या होगा, उसको कोई भी फोर्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो 0 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे, चाहे ना भी लगाए तभी वो अपने से चलती रहेगी। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि वहाँ पर वो फ्रिक्शन लेस सरफेस पर है। अगर यहाँ पर फ्रिक्शन कुछ होता तब ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ फोर्स को अप्लाई करना पड़ता। अगर फोर्स को अप्लाई करना पड़ता तो आपको कई चीज़ें की वैल्यू दी यहाँ पर दी गई होती। बस ये 2 वैल्यूज हम नहीं निकाल सकते कि कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन लेस की वजह से क्या होगा, 0 न्यूटन इज़ द करेक्ट आंसर। सो मज़ा आ रहा है वीडियो में, अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है ना यार तो मेरे को भी थोड़ा मज़ा दिला दो गलत ना सोचो, सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, ठीक है, तो मज़ा इससे मिल जाएगा, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन यही है, बस एक क्वेश्चन और पढ़ लो, मज़ा आएगा। हाँ, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कहता है, अभी बताएं यार, अभी जस्ट लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज़ लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। लॉ ऑफ इनर्शिया हमारा फर्स्ट होता है और दिस इज़ द थर्ड एंड दैट इज़ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सो वीडियो आपको आई थिंक बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत नहीं तो अच्छा तो लगा होगा, बहुत चीज़ें आपने से यहाँ पर सीखी होगी। और एक चीज़ आप हमेशा करते रहना, अपने आप को पुश यार, क्योंकि पुश करने का मतलब क्या है, क्योंकि देखो पढ़ाई है ना, कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि हम इसको पुश करना पड़ता है पढ़ाई को करने के लिए, क्योंकि ये एक बोरिंग चीज़ें होती है, ठीक है। तो करते रहना अपने आप को, क्योंकि कुछ करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। अगर आप अपने ड्रीम की ओर जाना चाहते हैं देन यू शुड पुश टुवर्ड्स योर स्टडी, योर एजुकेशन, ओके। सो डोंट वरी, बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसके साथ हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका भी भला होगा, ठीक है। और वैसे मैं भी एग्ज़ाम देने वाला हूँ इस बार, सो डोंट वरी, हम साथ साथ एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, ठीक है। बाय, टेक केयर एंड कीप मूविंग।